कई भाई कहते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है। आपको इंटरेस्ट है डेयरी फार्मिंग करने में, आप गोबर में भरना नहीं चाह रहे हो, आप दूध मार्केट में नहीं दे के, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ तो मैं खुद सप्लाई करता हूँ। जैसे रो गोबर है वो 1 रुपए किलो या 80 पैसे किलो जा रहा है ट्राली के भाव में, तो वो नहीं, आप 8 रुपए किलो बेचो। ये डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं भी 1 साल बाद में प्रॉफिट आना स्टार्ट होते हैं ना। ज्यादातर फार्म बंद होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि वो डोर टू डोर अपने दूध का रेट ले नहीं पाते, सरकारी डेयरियों में देते हैं, वो फेट पे लेते हैं। फेट पे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, दूध बेचने का फेट पे 1% भी फायदा नहीं है। तो आपको बाजार तक लेके जाना पड़ेगा। जो लॉस हो रहा है वहां से हम प्रॉफिट में कैसे लेके जाएं, भी जो खर्चे हैं उनको कम कैसे करें। आप कहीं डेयरी फार्म पे जाओगे तो आपको नेगेटिव इसकी बताएं कि अगर मैं काम नहीं करना चाह रहा, मैं डेयरी फार्म कर रहा हूँ, मेरा फार्म बंद हो रहा है, तो वो 10 लोगों को कहेगा कि वो फार्म चलाया था वो बंद हो गया। राम राम जी, मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ गाय डेयरी फार्म की वीडियो। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो लगातार 6 सालों से डेयरी फार्म कर रहे हैं, लेकिन ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और अभी तक आपने ऐसी बहुत सारी डेयरी फार्म की वीडियो देखी होगी और हमारे चैनल पे भी देखी है जो लाखों में प्रॉफिट ले रहे हैं या हज़ारों में ले रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट है जो ना अभी तक प्रॉफिट में है ना लॉस में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट की तरफ जाएगा। वो किस तरह जाएगा, क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है अपनी, तो जानिए पूरी वीडियो में। तो अभी मिलवाते हैं किसान भाई से। तो राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय दे। मेरा नाम है सर डॉक्टर पवन, ये गांव है माकोस रानी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा के अंदर पड़ता है। सर जैसे अभी आपके डेयरी फार्म पे आए हैं, देसी गाय का आपका फार्म है, तो इसका विचार कैसे आया था आपको? सर मेरा एक्चुअली क्रश स्टार्टिंग से साहिवाल पे था। ठीक है। तो साहिवाल जो अपने इंडिजिनस ब्रीड है उसमें सबसे प्यारी और सबसे बेस्ट प्रोडक्शन वाली और सबसे शांत ब्रीड है। ठीक है। इसलिए मैंने साहिवाल को चूज किया और हम यहाँ साहिवाल की डेयरी कर रहे हैं। तो आपने शुरुआत कब की थी? शुरुआत सर हमने 6 साल पहले की थी। 6 साल पहले? जी सर, 2018 में। ठीक है। कितने पशु से की थी सर? सर हमने 5-6 पशु से स्टार्ट किया था। 5-6 पशु से? कहाँ से लेके आए थे जैसे नॉर्मल? सर जो मैंने स्टार्ट किया वो यहाँ लोकल इंडिस्क्रिप्ट ब्रीड थी ना, मतलब जो देसी थी जिसकी कोई ब्रीड कैरेक्टर नहीं थे, वो लिए हमने यहाँ से। ठीक है। कम पैसे में लिए और फिर उसमें ब्रीडिंग करके और हम साहिवाल पे आए हैं। बिल्कुल। तो जैसे वही कोई किसान भाई शुरुआत करता है या तो नस्ल पे जाता है, पहले बात तो आप नस्ल पे नहीं गए, नॉर्मल नस्ल लेके आपने खुद तैयार किया। आप 2 तरीके होते हैं सर, या तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दो, ठीक बात है, अपने पशु पे। हाँ। दूसरा आप इन्वेस्टमेंट कम करो, आप सेफ साइड लेके चलो और आप उसके बाद में सुधार करो अपने पशु। मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ। उसमें क्या होता है दोस्त के अगर इस प्रोसेस से चलते हैं ना, भी हल्का पशु लेके और उस पर बढ़िया एआई वगैरह करवा के और बढ़िया ब्रीड तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है भी एक तो नेगेटिव में जाने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, भी आप माइनस में नहीं जाओगे। हाँ। प्रॉफिट में ही रहोगे। दूसरा, आप जब तक वो पशु में सुधार आता है तब तक आप सीख जाते हो कि कैसे फार्मिंग करनी है, पशु का रख रखाव कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, हरा चारा कैसे मैनेज करना है, तूड़ी कैसे एडजस्ट करना है, जब पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सीख जाते हो। जब तक आपका प्योर ब्रीड आता है तब तक आप आइडियल हो जाते हो उस चीज में मैनेजमेंट करने में। सर जैसे अब ले आए थे 6, तो उस टाइम से और अभी तक 6 साल हो गए आपको लगभग। अब कितने पशु आपके पास? अब हमारे पास अराउंड 60 के एनिमल है, जिसमें एफर है ज्यादा और मिल्किंग में अभी 25 एनिमल है हमारे पास। 25 एनिमल है। सबसे मेन बात आती है जैसे अपने खाने का किस तरह से अपना देखभाल करते हैं, क्या तो खाने वगैरह में क्या स्पेशल कुछ देते हैं आप? सर मैं वैसे बीएससी की हुई है, मैंने वेटनरी सर्जन हूँ, तो मैं जब स्टडी कर रहा था उसी टाइम से मेरा न्यूट्रिशन में ज़्यादा क्रश था। न्यूट्रिशन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है, पशु को क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस था। तो फीड फॉर्मुलेशन तो मेरा खुद का है, जिसमें मैंने बैलेंस किया हुआ है भी कितना इसमें दाना लगेगा, कितने खड़ वगैरह डालनी पड़ेगी। हरे चारे में हमने 2 साल साइलेज दिया, लेकिन साइलेज बनाना थोड़ा यहाँ इस एरिया में थोड़ा डिफिकल्ट था, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही थी। तो अब ग्रीन पे ही है, हमने यहाँ 1 एकड़ में हरा चारा लगाया हुआ है, ज्वार और मक्की चलती है। ठीक है। बरसीम चलती है दूसरे सीजन में। जैसे आप वेटनरी का बता रहे हो, तो साथ में उसके डेयरी का विचार किस तरह से आपको, क्या मतलब रिसर्च के तौर पे? सर एक्चुअली क्या है, अगर किसी फील्ड के जीनियस हो, अगर आप बनना चाह रहे हो, किसी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो, तो आप उसी फील्ड के रिगार्डिंग काम करो। ठीक है। वेटनरी सर्जन का भी, डॉक्टर का काम है ये नहीं है इंजेक्शन लगाने, वो तो आजकल क्विक लगा रहे हैं, 2 महीने में डॉक्टर बन के इंजेक्शन तो लगा ही रहे हैं। हाँ। लेकिन आप उस फील्ड में जो माइनस में चले, आप कहीं डेयरी फार्म पे जाओगे तो आपको नेगेटिव इसकी बताएंगे भी हाँ डेयरी फार्मिंग इतना नुकसानदायक है, इसमें ये नुकसान है, वो नुकसान है। आजकल पशुपालन वैसे फील्ड में कम ही हो रहा है, पशुपालन लोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। जो है वो बेच रहे हैं, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, मतलब लोगों को एक रोल
मॉडल दिखाना मैं चाह रहा था भी, इस तरीके से आप फार्मिंग करोगे तो उसमें आप फायदा ले सकते हो। मैं प्रैक्टिकल करेंगे भाई, जो कठिनाई आ रही किसान भाइयों को वो आप फेस करोगे, उस प्रॉब्लम पे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना भाई, जो लॉस हो रहा है वहां से हम प्रॉफिट में कैसे लेके जाएं, भी जो खर्चे हैं उनको कम कैसे करें, और जिससे अपने को फायदा हो रहा है, जो अपना प्रोडक्ट है उनको कॉस्टली कैसे बनाएं। मेन बात आती है प्रॉफिट लेने के लिए दूध अपना सही भाव मिले। तो दूध का किस तरह क्या रेट मिल रहा है अभी आपको? सर एक्चुअली क्या है, जो नया फार्मर डेयरी स्टार्ट करे पहले तो उसको ये मन में रखना है कि अपने को कच्चा दूध स्टार्टिंग में तो उसको कच्चा दूध की मार्केट बढ़िया लेनी पड़ेगी। ठीक है। आप अपने जैसे सरकारी डेयरियों में देते हैं, विटा में या इनमें रो मिल्क देते हैं, तो वो फैट पे लेते हैं। हाँ। फैट पे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, दूध बेचने का फैट पे 1% भी फायदा नहीं है, उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। रो मिल्क को आपको बाजार तक लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने जब प्लान किया तो मेरी 2 फेज थी, जिसमें रो मिल्क बेचना उस स्टेज तक जब तक एबल ना हो जाए, हम उस मार्केट तक ना पहुंच जाए, तब जब तक हम दूध प्रोसेस कर सकें। हाँ। तब तक हम रो मिल्क बेचने में मेरा प्लान था कि रो मिल्क बेचेंगे। तो आज हमारे 5-6 साल हो गए, आज तक मैं रो मिल्क बेच रहा था। मेरा दूध सिरसा जा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है, 55 रुपये गाय का जा रहा है, तो उसमें ठीक ठाक चल जाता है, लगभग प्रॉफिट एंड नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। तो बहुत सारे वजह से भाई है डोर टू डोर नहीं दे पाते, तो क्या इसमें भी मार्जिन में फर्क रहता है? बहुत फर्क रहता है। जो बंद होने के जो चांसेस होते हैं ना, ज्यादातर फार्म बंद होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि वो डोर टू डोर अपने दूध का रेट ले नहीं पाता। हाँ, दूध 25 रुपए बिक रहा है, 30 रुपए बिक रहा है, मैं 55 रुपए बेच रहा हूँ, यानी डबलिंग में बेच रहा हूँ, तो वहां से मेरा फार्म नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। अभी हम उसको प्रोसेस करेंगे, अब हम डोर टू डोर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि डोर टू डोर बेचने में नो प्रॉफिट नो लॉस में तो जा सकते हो लेकिन प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक बात है। तो उसके लिए आपको दूध को प्रोसेस करके बेचना पड़ेगा, यानी उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने अभी प्लांट लगाया है जिसमें हम उसका खोआ और पनीर और मिल्क केक वगैरह मतलब बाई प्रोडक्ट अब में आएंगे तभी प्रॉफिट होगा भाई। बिल्कुल। और सबकी जो अभी मतलब स्टार्ट किया है उसका प्रोजेक्ट का आपको आने वाले टाइम में जैसे दिखाएंगे किस तरह से क्या क्या तैयार होता है। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में हो जाएगा बढ़िया। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में आपको हर चीज दिखाएंगे बाय प्रोडक्ट में, जैसे किस तरह प्रॉफिट उठा सकते हैं किसान। और सर जैसे अभी आपका कितना दूध प्रॉफिट ज्यादा है? मतलब हमारा 2.5 कुंटल दूध है सर। 2.5 कुंटल ज्यादा है। तो 55 के भाव में कितना सेल हो रही है दिन की? सर कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी नो प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहा है। अच्छा। अभी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन अभी अपने पास क्या ब्रीड है, जैसे पीछे हमने जो टोटल एनिमल थे वो 15 के आसपास सेल आउट किए थे। इस बार जो पहले ब्यांत की बच्चियां थी ना वो हमने सेल की थी। अब जो ब्रीड स्टॉक आ रहा है वो बहुत ही शानदार आ रहा है, तो अभी उसको हमें रखना है, तो वो प्रॉफिट है हमारा। दूसरा सर, अकेला मिल्क पे नहीं, आपको जो गोबर है उसको भी प्रोसेस करना पड़ेगा, उससे भी आप फायदा ले सकते हो। जैसे हम केंचुआ खाद बना रहे हैं, तो केंचुआ खाद भी हमारी लगभग 1-1.5 साल से हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, हमने लगभग 200 क्विंटल के आसपास यानी 2 टन के आसपास केंचुआ खाद सेल भी की है पिछले 1.5 साल में। क्या रेट जा रही है आपकी? वो हमारी 8 रुपये किलो जा रही है। 8 रुपये किलो। तो कहीं ना कहीं यही कमी रह जाती है, जैसे गोबर का आप बाय प्रोडक्ट बना के वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से बेच रहे हो, या जैसे कोई भाई आते हैं स्टार्टिंग में नस्ल पे काम करते हैं, क्यों जेब में पैसा नहीं होता और नस्ल की तरफ जाना एकदम से स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है दोस्त। अगर आप प्योर ब्रीड साहिवाल लेके आना चाहो तो 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। सही बात है। अगर वो आप 10 लेके आओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, फिर उनका मैनेजमेंट उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडस्क्रिप्ट लेके आते हो, पहले स्टार्टिंग में हड़का पशु लेके आते हो, तो वो अगर बीमार भी हो गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसको मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर 1 लाख का पशु अगर आपका रिपीट हो गया तो आप नया पशु डालना पड़ेगा उसकी जगह पे, नया डालोगे तो 1 लाख रुपये आपको और चाहिए। यानी डेयरी स्टार्ट करते टाइम पहले 2-3 साल नहीं 5 साल तक आपको पैसे चाहिएंगे, उसमें एडअप करने पड़ेंगे। हाँ। लेकिन जो भाई डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं भी 1 साल बाद हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, इस चक्कर में ये कमी रहती है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे मेन पॉइंट बताओ जिन पे अगर कोई नया भाई किसान भाई डेयरी फार्म स्टार्ट करे, अगर इन पे काम करे तो फेल ना हो पाए। सबसे पहला तो भाई कोई भी अगर किसान भाई ये वीडियो देख के इन भाई की मेहनत जो ये कर रहे हैं उनको देख के अगर कोई ये चाहे भी मैं डेयरी फार्म करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो जो बढ़िया फार्म चल रहा है उस फार्म पे आपको 1-1.5 महीना दिहाड़ी करनी पड़ेगी। सीधी सी बात ये है, आपको पूरा मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि डेयरी कर रहे हो चाहे आप गाय की कर रहे हो चाहे भैंस की कर रहे हो,
उसमें प्रॉपर एक पॉलिसी तैयार होती है स्टार्टिंग में, वो उसी पॉलिसी के अनुरूप आपको चलना पड़ता है, 5-6 साल चलना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉफिट में आते हो। नहीं मैं कहूँ भी आप ये 4 काम कर लो, आप फायदे में चले जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के अंदर डिले पड़ जाओगे। और वो जो एक सक्सेस, जैसे मैं 6 साल बाद मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो आप पहले साल में अनुभव ही नहीं कर पाओगे, वो आप तभी अनुभव कर पाओगे जब आपके 6 साल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपको 3 या 4 चीज़ें तो मैं मोटी मोटी बता दूँ भी, आप अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो आपके पास गोबर है, वो जैसे रो गोबर है वो 1 रुपए किलो या 80 पैसे किलो जा रहा है ट्राली के भाव में, तो वो नहीं, आप 8 रुपए किलो बेचो उसको तो फायदा है। घी हमारा बिलोने का घी हम तैयार करते हैं, ठीक है, तो बिलोने का घी हम 1600 रुपये बेच रहे हैं, हम अभी भी उसको कम रेट में बेच रहे हैं। होना 2500 से 3000 चाहिए, भी उसकी कॉस्टिंग निकाले तो 2500-3000 के आसपास बेचे तो प्रॉफिटेबल है वो। लेकिन हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहे हैं 1600 रुपये। दूध आप गाय का है तो 55 रुपये से ऊपर आप बेच पाओ तो आप प्रॉफिटेबल हो। तो ये चीज़ें तो आपको लेके चलनी पड़ेगी, और पशु की प्रॉपर नॉलेज, पशु को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको चाहिए। वो आप 2 तरीके से ले सकते हो, एक आप डेयरी फार्मर का एक्सपीरियंस से, और दूसरा आप सेल्फ लर्निंग से भी ले सकते हो, यूट्यूब चैनल से भी और बुक्स वगैरह से। और सबसे बड़ी आपको एक वेटनरी डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिएगा स्टार्टिंग में, जो बढ़िया नॉलेज रखता हो न्यूट्रिशन की भी और ब्रीडिंग की भी। तो भाई इस तरह से अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हो तो आपको छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, कि किस तरह से आपको ब्रीड कौन सी है और फीड में क्या देना है, और डॉक्टर का तो जरूर है ही इसमें। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें छोटा सा कोई दिक्कत आ गई ना तो एकदम से आपका 1-1.5 लाख का जो भी पशु होगा, हाँ, उसमें तो लॉस में जा सकते हो आप। लॉस में जा सकते हो। तो आजकल क्या है, यहाँ जो लोग फेल हो रहे हैं ना, उनका एक कारण ये भी है, वो बढ़िया जो डॉक्टर है उनको हायर नहीं कर रहे। होना ये चाहिए, मैं 10,000 रुपये मंथली ले, आप विजिट करके जाओगे, वीक में 1 बार आके जाओगे मेरे फार्म पे, हर एनिमल का आप चेक करके जाओगे, तो आप इस तरीके से डेयरी फार्मर वाले लोग हैं उनको हायर करना चाहिए वेटनरी डॉक्टर को। तो वो आपका जो एनिमल लॉस में जा रहा है उसको प्रॉफिट में ले आएगा। अगर पशु 1 महीने पहले ब्याज जाता है, डेयरी डॉक्टर की एडवाइस से 1 महीने पहले भी आ जाता है, तो आपका बहुत बड़ा मतलब सेविंग कर देगा, प्रॉफिट में लेगा आपको। जो आपका फीड वगैरह का खर्च होगा वो बेनिफिट में जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि दूध सेल हो। और अगर कोई लो बजट में शुरुआत करना चाहिए तो कितने से शुरुआत कर सकता है? सर आपको 5 एनिमल से स्टार्ट कर सकते हो, बेच वेच बढ़ा सकते हो। 5 एनिमल आप ले आओ, फिर 6 महीने बाद 5 लेके आओ, फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद 5 लेके आओ। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये बेटर रहता है, क्योंकि इससे क्या है कि जो आपका दूध का प्रोडक्शन है ना, वो आपका बैलेंस रहता है। जैसे मैं डोर टू डोर लेके जाता हूँ, तो मेरे को स्टार्टिंग में मैं 30 लीटर दूध सिरसा लेके जाता था, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, मेरे घर से लग रहे थे, लेकिन वो 30 लीटर के कस्टमर बन रहे थे। और 30 लीटर दूध हमारा फार्म पे जैसे 6 महीने तक चला, तो 6 महीने तक 30 लीटर दूध अपने फार्म का मैनेज होना चाहिए। या 5 पशु लेके आओ, 5 पशु 30 लीटर दे रहे हैं, अगर उसमें से 2 बीमार हो गए, आपको दूध 25 लीटर आ गया, तो आपको एक और ऐड करना पड़ेगा उसमें। मतलब दूध का जो फिक्स अमाउंट है जो आप डोर टू डोर दे रहे हो, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने फार्म पे। उसके लिए आपको पशु लेने पड़ेंगे, ये नहीं है कि आप एक बार 5 ले तो आप नेक्स्ट 6 महीने बाद ही 5 लेके आओगे। तो दूध जो मिनिमम चाहिए उसको बैलेंस करना पड़ता है फार्म पे, साइकिल मेंटेन रखना। 30 किलो का सेल कर रहे हो तो 30 तो होना ही होना चाहिए। उसके ऊपर आप अगर सरप्लस में ज्यादा चले जाते हो तो भी वो लॉस में जाता है, क्योंकि 30 आपका प्रॉफिट में जा रहा है, बाकी आप उसका जो तो उसका प्रॉफिट कम आएगा। तो शेड वगैरह के लिए किस तरह स्टार्टिंग में शेड आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। फ्लोर वगैरह बनाओ, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ, तो मैंने ये फ्लोर बना रखा है, ये 6 साल पहले बनाया था। इसमें आधा पक्का है आधा कच्चा है, तो ये दोनों का काम करेगा, ठीक है। भी आपको अलग से सेट बनाने की जरूरत नहीं है, इस पे ज़्यादा मैनेज करने की है। मैंने जो मैनेजर सिस्टम बनाया है, खुले बनाया है, इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पानी का सिस्टम है हमारा, ऑटोमेटिक पानी पीता है एनिमल, 24/7 अवेलेबल रहता है, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ 1500 का खर्चा है। यहाँ हमने पूरा बड़ा हाइट लेके लोग बनाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। पशु नीचा होकर चलेगा तो वो जो खा रहा है वो डायरेक्ट रूमन में जाएगा। उसके पशु के कंफर्ट के लिए लोग ऊपर बनाते हैं, वो ऊपर से चढ़ते हैं तो वो पूरा डायरेक्ट रूमन में जाता ही नहीं है, तो उसकी इंडाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप नीचे बनाओ मैनेजर, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लो कॉस्ट आप बनाओ, पर ये हो भी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। पानी का ऑटोमेटिक, क्योंकि पानी का पशु है
हाँ, और दूध पे भी असर होता होगा पानी का? बहुत असर होता है। अगर मिल्किंग से जस्ट पहले पानी पी लेता है पशु तो वो आपका 10 से 15% प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। अच्छा सर। है ना, 10 लीटर दे रही है तो 11.5 लीटर देगी अगर पहले पानी उसके पास अवेलेबल है तो। और कई भाई कहते हैं कि डेयरी फार्म घाटे का सौदा है, क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इंटरेस्ट है डेयरी फार्मिंग करने में, आप पशुओं से प्यार करते हो तो आप डेयरी करो, वो आपके लॉस में नहीं जाएगी। अगर आपको पशुओं से प्रेम नहीं है, आप गोबर में भरना नहीं चाह रहे हो, आप दूध मार्केट में नहीं दे के आज, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ सर, मैं खुद सप्लाई करता हूँ, है ना। भाई मेरी अगर गवर्नमेंट की स्टार्टिंग सैलरी करो तो 75,000 से 1 लाख से स्टार्ट होती है, और मैं डोर टू डोर दूध दे के आ रहा हूँ, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड लेवल पे आना ही पड़ेगा। अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है तो पशुओं से प्यार करना पड़ेगा, और हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में आप ग्रो करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेजर रख लो, कुछ भी कर लो, प्रॉफिटेबल नहीं जा सकते। तो भाई देखो, अगर खुद से कर सकते हो ना ग्राउंड लेवल पे आकर, तो ही डेयरी फार्म के अंदर आना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो नुकसान देता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करना चाह रहा, मैं डेयरी फार्म कर रहा हूँ, हाँ, मेरा फार्म बंद हो रहा है, तो वो 10 लोगों को कहेगा कि वो फार्म चलाया था वो बंद हो गया, तो आप भी मत करो, आपका बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव असर होगा और लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट करता है वो। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।